फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये सेकंड वीडियो लेके आया हूँ बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये तीन सिचुएशंस आप देख रहे हैं। पहली सिचुएशन में ये डाइपोल है P1, ये इसकी एक जनरल पोजीशन है और यहाँ पर एक दूसरा डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है। ऐसे ही सेकंड केस में भी ये P1 है और जनरल पोजीशन में एक डाइपोल P2 रखा है और ऐसे ही थर्ड। तीनों केसेस में आपको फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ P1 एंड P2 इन ऑल थ्री केसेस। या इसी बात को आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1। पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर जब मैं इंटरेक्शन कह रहा हूं तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, पोटेंशियल एनर्जी इसकी, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इंटरेक्शन, इसलिए इंटरेक्शन वर्ड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तीन केसेस हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कंसेप्ट हमको यूज़ करना है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और ये एंगल थीटा है, ये एक जनरल पोजीशन है, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक रेडियल कंपोनेंट आता है अलोंग द पोजीशन वेक्टर और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट आता है डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। दो कंपोनेंट इसके आते हैं और दोनों के फॉर्मूले भी मैंने लिखे हुए हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, अब इसको यहां यूज करना है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी और व्हाट यू से द इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज P.E। कि दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब जिस डाइपोल का ये डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल और जिस किसी एक्सटर्नल सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उन दोनों का इंटरेक्शन। तो आप पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए, इंटरेक्शन कह लीजिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, बहुत आसान है। तो देखिए, अगर इस कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करें, अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ सो दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए, राइट। अब देखिए पहले केस में क्या है कि इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट अगर यहाँ फाइंड करता हूँ तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये कंपोनेंट आएगा ट्वाइस ऑफ K_P1 cos थीटा अपॉन r क्यूब। और इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करता हूं इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे, राइट। तो इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला कितना आएगा? ये आएगा ET इक्वल्स टू K_P1 साइन थीटा अपॉन r क्यूब। अब आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब देखिए, आपका ये डाइपोल मोमेंट है, ये जो सेकंड डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है और रेडियल कंपोनेंट का ये डायरेक्शन है। तो ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। तो रेडियल कंपोनेंट वाली पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। लेकिन अगर ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखूं तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट और डाइपोल मोमेंट पैरेलल है, राइट। तो पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये डॉट प्रोडक्ट जो है ट्रांसवर्स कंपोनेंट की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E, ये वाला, तो ये हो जाएगा K_P1 साइन थीटा अपॉन r क्यूब। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, इंटरेक्शन एनर्जी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें P1 P2 दोनों आ रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो हमारी जो फाइनली इसकी इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली तो 0 हो गई और ये इतनी हो गई, तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है -K_P1 P2 साइन थीटा अपॉन r क्यूब हो जाएगी। ये तो हो गया पहला केस। सेकंड केस भी आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब सेकंड केस में फिर देखिए कि ये एंगल थीटा है, तो इस डाइपोल का रेडियल कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ K_P1 cos थीटा अपॉन r क्यूब। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना आएगा? K_P1 साइन थीटा अपॉन r क्यूब।
ये इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया और वो रेडियल कंपोनेंट हो गया। इस बार आप देख रहे हैं कि रेडियल कंपोनेंट और P2 पैरेलल है, जबकि ट्रांसवर्स कंपोनेंट और P2 परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट वाली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा तो 0, और रेडियल कंपोनेंट वाली पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये आएगा -P2 ये एंड दिस ER, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ K P1 cos थीटा अपॉन R3। तो फाइनली यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी। अब आया थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा कि देखिए अब डाइपोल आपका ना तो रेडियल के अलोंग है ना ट्रांसवर्स के अलोंग है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और हमने पहले किया भी है, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ये सिचुएशन हमने ऑलमोस्ट हैंडल की है, राइट। मैंने जैसे बताया इस सिचुएशन को हमने हैंडल किया है, क्वेश्चन तो नहीं हैंडल किया लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल किया है ऑलमोस्ट। तो देखिए इसका रेडियल कंपोनेंट इधर आएगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट इधर आएगा। रेडियल कंपोनेंट क्योंकि ये डाइपोल है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, तो रेडियल कंपोनेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट अलोंग द पोजीशन वेक्टर आएगा, राइट, क्योंकि पॉजिटिव इसके क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के क्लोज है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव वाला और अलोंग द पोजीशन वेक्टर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट होता है डाइपोल का सेंटर, आप जानते हैं। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट तो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आता है और पॉजिटिव चार्ज से अवे आएगा। अब इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बतानी है। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये डाइपोल है, ठीक है। तो अगर मैं इस रेडियल कंपोनेंट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फाइंड करूं तो ये आएगा ER cos अल्फा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो आएगा ER sin अल्फा। इसी तरह से ये जो ET है, अब ये दोनों आपके परपेंडिकुलर है, ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। ET का ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आएगा ET sin अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा दूसरा वाला, राइट, तो वो आएगा ET cos अल्फा। ये हो गए। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों फील्ड को इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा इंटरेक्शन एनर्जी का, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट अगर है तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। यानी ये वाले जो कंपोनेंट हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0। और जो इसके पैरेलल आ रहे हैं ये दोनों, तो इसकी वजह से, पैरेलल वालों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी -P2 इंटू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हो जाएगा दिस प्लस दिस। तो ये हो जाएगा ET sin अल्फा प्लस ER cos अल्फा, जिसमें ET और ER की वैल्यू आपको मालूम है। ET की जगह ये आ जाएगा और ER की जगह ये आ जाएगा, वैल्यू रिप्लेस करिए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक लीनियर चार्ज गिवन है, अ लॉन्ग वायर जिसके पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और यहां से x डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट है p, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ डाइपोल। स्मॉल डाइपोल है तो इसकी लेंथ को थोड़ी देर के लिए तो इग्नोर कर सकते। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड फोर्स ऑन p, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बताओ, और इस डाइपोल को अगर 180 डिग्री पे रोटेट कर दे तो कितना वर्क होगा, राइट। तीनों केसेस में फॉर्मूला मुझे पता है। फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा आया था P इंटू DE/dx, इतना आया था। ये फोर्स का फॉर्मूला था, ये डिराइव किया है हमने, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला है। इंटरेक्शन एनर्जी फिर वही -P.E, और वर्क डन टू रोटेट वो भी फाइंड कर लेंगे, इसी से आ जाएगा। पहला केस, अब देखिए ये लीनियर चार्ज है,
जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो x डिस्टेंस पे अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ तो ये आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। ये फॉर्मूला पहले आपने डिराइव किया होगा। एंड पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर ही आएगा। तो अगर इस पर फोर्स निकालना है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू P यानी इसका डाइपोल मोमेंट एंड D बाई डी एक्स ऑफ E। तो E आपके सामने है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू P। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेमडा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ जाएगा, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन दिस डाइपोल। और इस फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखें, अब देखो माइनस साइन क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा। एंड डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज वाला जो फोर्स होगा, अगर मैं F नेगेटिव लिखूं और पॉजिटिव चार्ज वाले फोर्स को F पॉजिटिव लिखूं, तो डेफिनेटली F नेगेटिव जो होगा वो F पॉजिटिव से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके क्लोज है, तो इधर को आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, माइनस साइन आ रहा है। ओके, ये तो हो गया फोर्स। अब बची इंटरेक्शन एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला मेरे सामने है, तो पोटेंशियल, इसकी यू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -P, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा ये लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। और क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी -P लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x, इतनी आ जाएगी। अब है कि वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय 180 डिग्री, यानी डाइपोल आपका ऐसे रखा है, आपने 180 से रोटेट कर दिया। अब 0 डिग्री के अच्छा, अभी जो अलाइनमेंट है आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो 0 डिग्री वाली पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ रही है, इतनी -P लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। और अगर आपने 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो यही एनर्जी आएगी प्लस में P लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। तो जो वर्क करना पड़ेगा, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x, जिसमें 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। और अगर आप सीधे करना चाहते हैं तो हमने ये डिराइव भी किया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को 0 से 180 पे रोटेट करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और इतना होता है ट्वाइस ऑफ P। सीधा सीधा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये डिराइव किया है हमने, राइट। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जैसे यहाँ लीनियर चार्ज था ये, ठीक है, इसके पास प्लस चार्ज था, चार्ज डेंसिटी लेमडा थी, यहाँ पे x डिस्टेंस पे आपका डाइपोल रखा था ऐसे, जिसका डाइपोल मोमेंट p था। तो आपने सारा कुछ किया। तो अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको लीनियर चार्ज ना दिया हो, कोई दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो। जैसे मान लीजिए एक रिंग दी हो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके पास प्लस चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी फिर से लेमडा है, क्योंकि ये भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा। एंड द सेम क्वेश्चन कि इस पे फोर्स बताओ, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बताओ, इसको रोटेट कर देंगे क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ नहीं करना है, सेम, बस अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो रिंग के केस में आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, अब बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, जो भी चार्ज, मान लीजिए ये एक थिन चार्ज शीट है, इसकी जगह मान लीजिए एक थिन चार्ज शीट है, ये शीट ऑफ चार्ज, चार्ज्ड शीट एंड शीट ऑफ चार्ज में डिफरेंस होता है। शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज हैज बीन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ शीट,
और चार्ज शीट का क्या मतलब होता है कि एक शीट है जिसको आपने चार्ज दिया, डिफरेंस है। एनीवे, तो ये है, मान लीजिए चार्ज शीट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर बाकी का क्वेश्चन सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ जाएगा। ये सब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना होता है, एक लॉन्ग लीनियरली चार्ज वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, शीट ऑफ चार्ज का क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा बस, मतलब उसकी वैल्यू बदल जाएगी, बाकी का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक शीट ऑफ चार्ज है, हालांकि शीट जैसी नहीं दिख रही है, एक वायर जैसी दिख रही है। मान लीजिए शीट है लाइक दिस, तो दिस इज अ शीट ऑफ चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसके सामने एक छोटी सी रॉड है एंड दिस इज अ ह्यूज, बहुत लार्ज शीट है, राइट। एंड एज कंपेयर टू दिस, दिस इज अ वेरी स्मॉल रॉड ऑफ मास m और जिसकी लेंथ l है। अच्छा, ये जो रॉड है ये इसके पास चार्ज है, इसकी हाफ लेंथ की चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस लेमडा है और सेकेंड हाफ की चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा है। तो अब क्योंकि इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आधी लेंथ में ये चार्ज डेंसिटी है जो कि पॉजिटिव है और बाकी के आधी लेंथ में ये चार्ज डेंसिटी है जो कि नेगेटिव है। सो दिस इज लाइक अ डाइपोल। लेकिन डाइपोल जैसे मैंने पहले भी बताया था, पोल का मतलब होता है पॉइंट, पोल मीन्स पॉइंट। तो अब ऐसे तो इसको डाइपोल नहीं ले सकता, तो मुझे वो पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, मैं इस हाफ का चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज अगर लूँ तो इसके सेंटर पे आएगा, और सेकेंड हाफ का चार्ज सेंटर लूँ तो इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब ये डाइपोल की तरह हम ले सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज सेंटर। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कितना होगा, क्योंकि इसकी रॉड की आधी लेंथ आपकी L/2 है और ये चार्ज डेंसिटी है लेमडा। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी ये यूनिट लेंथ का चार्ज है। तो हाफ लेंथ का कितना होगा, लेमडा इंटू L/2 पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ का कितना होगा, लेमडा इंटू L/2 नेगेटिव। ये इनके चार्जेज हो गए। पूरे डाइपोल की पूरे रॉड की लेंथ आपकी L है, तो डाइपोल की लेंथ अगर मैं देखूं यहां से यहां तक तो ये आएगी L/2। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया P, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज कितना है, लेमडा L/2, और सेपरेशन कितना है, L/2। तो इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा लेमडा L²/4। ये इसका डाइपोल मोमेंट आ गया। आपसे कह रहे हैं कि जब इस रॉड को हम इस शीट के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली इस पर टर्क लगेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे शीट को दिखाऊं, ये शीट है आपकी और ये रॉड रखी है, ठीक है। ये रॉड का पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और ये नेगेटिव चार्ज है। शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट इधर को आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। ये रॉड आपकी रोटेट कर जाएगी क्योंकि इस पर टर्क लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्क इस डाइपोल पे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे फ्रॉम द चार्ज है, इस चार्ज की बात कर रहा हूं, राइट। तो इधर को है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव पे किधर लगता है, अपोजिट। तो एक टर्क फॉर्म होगा जिससे ये रॉड रोटेट कर जाएगी। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। इनिशियल का मतलब जैसे ही ये रॉड रोटेट करना शुरू करेगी उस समय बताओ कि कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बहुत आसान है। हम अगर डाइपोल के हिसाब से देखें तो टर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो टर्क का फॉर्मूला होता है I इंटू एल्फा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लेता हूं।
तो डाइपोल के हिसाब से देखूं तो पीई साइन थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, और अगर मैकेनिक्स के हिसाब से देखो तो आई इंटू अल्फा, बस वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। डाइपोल मोमेंट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है, लैम्डा एल स्क्वायर बाई 4। शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। शीट ऑफ चार्ज, चार्ज शीट का होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, शीट ऑफ चार्ज का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E की जगह हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। P और E, ये देखिए डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये डाइपोल मोमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, तो ये हो गया साइन 90। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, जब ये रॉड रोटेट करेगी तो डेफिनेटली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा, जो आपको फाइंड करना है। नाउ वी कैन फाइंड इट इजीली, 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस रॉड का मास m है, राइट, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका, कितना आएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू लेमडा इंटू सिग्मा साइन 91 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0, और कुछ इधर से आएगा m आएगा। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका इन द बिगिनिंग, क्योंकि जैसे ही रॉड रोटेट करना शुरू करेगी तो फिर थीटा चेंज होता जाएगा, तो फिर उस हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज होता जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा इन द बिगिनिंग, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, ये एंगल 45 है, ये डिस्टेंस R है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये जनरल पोजीशन वाला है, जनरल पोजीशन वाला केस है, जिसमें हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद होगा कि जनरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है। वो फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए P का ये वाला कंपोनेंट आएगा P cos 45, यानी कि P अपॉन रूट 2, और ये वाला कंपोनेंट आएगा P साइन 45 विच इज अगेन इक्वल्स टू P अपॉन रूट 2। तो एक डाइपोल आपका ये हो गया और एक डाइपोल ये हो गया, 2 डाइपोल हो गए, इसको आप भूल जाओ। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट लगा देता हूँ अपना, कौन सा, कि अगर डाइपोल है कोई P तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आता है, अपोजिट आता है डाइपोल मोमेंट के, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना आता है, KP अपॉन R क्यूब। और अगर डाइपोल है मान लीजिए ये, और इसकी एक्सेस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये आता है 2KP अपॉन R क्यूब, और डायरेक्शन आती है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये कंसेप्ट लगा के भी कर सकता हूँ। अब देखिए इसके लिए ये एक्सियल पोजीशन है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालूंगा ये वाले कंपोनेंट का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो वाई डायरेक्शन में आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला दिस वन एक्सेस वाला, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के P अपॉन रूट 2, ठीक है, ये इसका डाइपोल मोमेंट है, तो 2KP अपॉन रूट 2, और डिस्टेंस कितना है R, तो हो जाएगा R क्यूब। इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आता है, तो इधर आ जाएगा। तो ये x कंपोनेंट आ गया, कितना आएगा x कंपोनेंट, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा K P की जगह फिर अपॉन P अपॉन रूट 2 और R क्यूब। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा, ये देखिए पॉजिटिव y में जा रहा है और ये नेगेटिव x में जा रहा है। 11th क्लास में आपने यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर्स है ना। नेगेटिव x में माइनस आई कैप हो जाता है, नेगेटिव y में माइनस जे कैप हो जाता है, ये सब आपने पढ़ा था। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला आपका नेगेटिव x में जा रहा है, तो ये जाएगा माइनस KP अपॉन R क्यूब रूट 2 और आई कैप, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KP अपॉन R क्यूब रूट 2 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं।
फिर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होता है। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ए एंड बी तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो √a² + b² होता है। तो सीधा सीधा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा, आपको नेट मिल जाएगा। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, अल्फा = tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के, ये सब पढ़ा हुआ है अपने वेक्टर्स में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा है, इसके डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है थीटा अलाइनमेंट पे रखा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्क का डायरेक्शन भी मैंने इसमें दिखा रखा है। तो ये इस पर टर्क लग रहा है और आप जानते हैं कि ये टर्क इस डाइपोल को इस तरफ रोटेट करेगा। आपसे पूछ रहे हैं साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क एंड टर्क ऑन द सिस्टम, टर्क अप्लाइड बाय द सिस्टम। तो ये जो टर्क का डायरेक्शन मैंने दिखाया है, ये सिस्टम जो लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लग रहा है वो ये है, और एक्सटर्नल आप लगाएंगे। अब मान लीजिए डाइपोल को आप इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा। टर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्क जो डाइपोल पे लगता है वो PE sin थीटा होता है। दिस इज द टर्क अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को रखा है, और ये टर्क डाइपोल को हमेशा इस अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को आप किसी भी अलाइनमेंट में रख दीजिए, वो टर्क उसको रोटेट करके इधर को ही लाने की कोशिश करेगा। हमने ये पढ़ा है डिटेल में। आप डाइपोल को ऐसे रख दीजिए तब भी ये इसको इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि 90 डिग्री के अलाइनमेंट में जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो 0 आई थी। 90 डिग्री के अलाइनमेंट में अगर डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जब डाइपोल यूनिफॉर्म, ये डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है तो इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद वर्क करता है। यहाँ पर अगर आप डाइपोल को लाके छोड़ दें तो इस पर टर्क लगेगा इधर को, ये टर्क इसको खुद ही रोटेट कर देगा और खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ये आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि टर्क नहीं लग रहा, वर्क नहीं हो रहा है, वर्क तो हो रहा है। टर्क वाला वर्क आप कैसे लिखते हैं, वर्क = टर्क डॉट डी थीटा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा होगा तब भी इस पर टर्क लग रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब ये इसके अगेंस्ट जा रहा है इधर तब भी इस पर टर्क है, वो आप लगाओगे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों होंगे। तो वर्क तो दोनों केसेस में होगा, चाहे डाइपोल इधर आ रहा हो चाहे डाइपोल इधर आ रहा हो। बस इतना ही फर्क है, जब डाइपोल इधर जा रहा है तो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, खुद वर्क करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। इसीलिए पॉजिटिव वर्क जो होता है वो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और जो नेगेटिव वर्क होता है वो गेन ऑफ एनर्जी होता है। आप देख लीजिए, जब डाइपोल इधर आएगा तो आप जानते हैं टर्क का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। तो जो वर्क आएगा आपका, क्योंकि टर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, सो द वर्क डन बाय द सिस्टम अगर आप निकालोगे, यानी सिस्टम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टर्क लग रहा है उसका वर्क अगर निकालोगे आप, तो ये हमेशा प्लस में आएगा। रीज़न ये कि टर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल टर्क का वर्क निकालेंगे तो एक्सटर्नल टर्क लगेगा अगेंस्ट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल टर्क, ये ठीक है, तो वो आपका माइनस में आएगा, क्योंकि जो टर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंटी पैरेलल होगा, तो ये माइनस में आएगा। तो नेगेटिव वर्क मैंने जैसे बताया, गेन ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली जब आप डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क आप करेंगे उतनी एनर्जी ये गेन करेगा, आप लूज करोगे। अगर मैं किसी m मास की बॉडी को h हाइट पे ले जाता हूं तो वर्क मुझे करना पड़ेगा, और ये जो बॉडी है ये एनर्जी गेन करेगी mgh। लेकिन अगर यही बॉडी इस हाइट से नीचे आ जाती है तो इतनी ही एनर्जी ये बॉडी लूज करेगी, क्योंकि इस बार ये सिस्टम खुद वर्क करेगा। ऊपर से नीचे मुझे नहीं लाना पड़ता, सिस्टम खुद ही वर्क कर लेता है। खुद वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब वही स्टोर्ड एनर्जी बॉडी यूज करने लगती है तो वो काइनेटिक हो जाती है। आपने डाइपोल को इस अलाइनमेंट पे रखा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यानी स्टोर्ड एनर्जी है। जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसी स्टोर्ड एनर्जी से ये वर्क करेगा,
तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो लूज करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा। समझ गए? लेकिन जब आप डाइपोल को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वर्क आपको करना पड़ेगा, तो जितना वर्क आप करेंगे उतनी एनर्जी इसमें स्टोर होती जाएगी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये साइन की मिस्टेक्स हो जाती है, ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है। ओके, so this is all for today's discussion. Thank you very much and best of luck.